हेलो दोस्तों। तो आज हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे और हम सबसे पहले इसमें समझेंगे कि वैद्युत ऊर्जा आखिर होती क्या है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग होगी वैद्युत ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। वैद्युत ऊर्जा, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें हम कहते हैं कि किसी चालक में वैद्युत धारा या वैद्युत आवेश, कुछ भी बोल सकते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित होने से, वैद्युत धारा प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे ही वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसे ही वैद्युत ऊर्जा, उसे ही वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसे ही वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये कहानी कुछ समझ में आ रही है? हमने क्या बोला, देखिए हो क्या रहा है। हम कहते हैं कि जैसे ये मान लीजिए कि वायर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले लीजिए, जैसे रॉड ले लीजिए, आप टीवी ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए। जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो वहाँ से ऊर्जा व्यय होती है। धारा प्रवाहित होने पर ऊर्जा व्यय होती है, जिसे हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। अभी आगे समझेंगे अपन कि जो वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, लेकिन ये तो आपको समझ में आ गया ना कि वैद्युत ऊर्जा क्या है, कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहाँ से ऊर्जा व्यय होती है, जिसे बोलते हैं अपन वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके बाद कि कार्य क्या होता है। यानी कि इसको वैद्युत कार्य भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्क। ठीक है, इसमें हम ये कहते हैं कि यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर, देखिए हम डायरेक्ट डेफिनेशन के थ्रू समझा दे रहे हैं। यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर, यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर V हो तथा यहाँ से बोल सकते हैं V हो तो Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W कार्य करना पड़ता है। अब इस चीज़ को समझिए। ठीक है, हम ये क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर V है, विभवांतर क्या है? V है, तो Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W वर्क करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कार्य है वो क्या हो रहा है, ये विभवांतर है, तो हम कहेंगे कि कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। ठीक है, हम ये बोलेंगे। तो यहाँ से निकल के आया कि कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। कार्य को किससे दिखाते हैं? W से। विभवांतर क्या है? V, और आवेश क्या है? Q। तो हम यहाँ पे बोलते हैं W इज इक्वल्स टू VQ या QV। अपन इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको QV भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आवेश दिया है Q और विभवांतर V दिया है, तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो Q इंटू V के बराबर कार्य करना पड़ेगा।
बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाइड करेंगे। अब देखिए किस तरीके से, आप ये बताइए कि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपने पीछे पढ़ रखा है IT, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है IT। अब यहाँ पुट करिए तो W इज इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं VQ है तो V रहने दीजिए और Q के प्लेस पे आप IT पुट करिए तो IT, ये आ गया VIT। W इक्वल्स टू क्या आ गया VIT, ये आ गया। एक चीज़ आपको पता है और कि V इज इक्वल्स टू होता है IR, तो आप क्या करिए V की जगह पर आप IR पुट करिए, एक नया फार्मूला बनेगा। यहाँ से लिखेंगे W इज इक्वल्स टू, V की जगह आप लिखिए IR और V की जगह आपने क्या रखा IR, और IT तो पहले से ही है तो ये आ जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ से इसी को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं V अपॉन R। अब यहाँ पर क्या करिए, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर आइए, I के प्लेस पे हम क्या रखेंगे V अपॉन R, तो यहाँ से W इज इक्वल्स टू यहाँ पुट करिए, चाहे यहीं पे V रहने दीजिए, I के प्लेस पे V अपॉन R पुट करिए और ये आपका T है तो यहाँ से V स्क्वायर बाई R इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर ये समझ पाए कि जो वर्क डन होता है, जो कार्य होता है, उसके 3 फॉर्मूले बने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। W इज इक्वल्स टू, पहला फॉर्मूला क्या है QV, तो यहाँ पर रखिए Q इंटू वी इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू VIT, आप देख रहे हैं इसको रखिए VIT इज इक्वल्स टू W इक्वल्स टू आप I स्क्वायर RT देख रहे हैं तो यहाँ पर इसी को I स्क्वायर R इंटू टी लिख सकते हैं। फिर W बराबर आप V स्क्वायर बाई R इंटू टी लिख सकते हैं तो यहाँ से V स्क्वायर बाई R इंटू टी आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि वर्क डन यानी कि कार्य का जो फॉर्मूला आया है वो कार्य का फॉर्मूला ये आया है कि W इज इक्वल्स टू QV, या इसी को लिख सकते हैं VIT, या इसी को लिख सकते हैं I स्क्वायर R इंटू टी, या इसी को लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई R इंटू टी। कहानी कुछ समझ में आ रही है? तो इतनी बातें आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आप ये सब समझ गए। अब वर्क अगर पूछ देता है, कार्य पूछ देता है तो आप बता देंगे बिल्कुल। चलिए अब आगे की कहानी इसमें समझते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या होता है। यहीं से निकल के आएगा, यहीं से निकल के आएगा। ठीक है, तो अब इरेज करते हैं, इसे मिटाते हैं और समझते हैं इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या है। हाँ जी, अब हम समझते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन बोल्ट। देखिए जो अब आपको बताने जा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन बोल्ट की। इलेक्ट्रॉन बोल्ट हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बोल्ट। ठीक है, अब ज़रा इस चीज़ को समझिए, हम इलेक्ट्रॉन बोल्ट की बात कर रहे हैं। कभी अगर आपसे पूछ देता है कि ये बताइए इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता क्या है, ठीक है, हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट वह कार्य है, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर, जबकि उन बिंदुओं के
बीच का विभवांतर जबकि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो। कहानी कुछ समझ में आ रही है? हम यहाँ क्या बोलते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। तो इसे आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे W इज इक्वल्स टू, अभी हमने देखा था QV होता है, यहाँ पर हम Q की वैल्यू लेंगे 1 कूलाम। Q की वैल्यू क्या लेंगे? 1 कूलाम। सॉरी, Q की जो वैल्यू होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। Q की वैल्यू क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और यहाँ पर विभवांतर देख रहे हैं वो 1 वोल्ट है। विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट है। अब यहाँ पर देखिए W इज इक्वल्स टू Q की जगह 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और ये 1 वोल्ट है, तो इसे लिख सकते हैं इंटू 1 वोल्ट। इसे लिख सकते हैं इंटू 1 वोल्ट। तो फाइनली ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इज़ 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गया, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। अब आगे की कहानी समझिएगा, ठीक है। हमने लिखा W इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसे 1 EV लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब आपको याद है कि एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इतने कूलाम के बराबर होता है। उसे यहाँ पर पुट किया जाए तो यहाँ से लिखेंगे W इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन के प्लेस पे 1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम वोल्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे W इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम वोल्ट। और इससे ही बोला जाता है, कूलाम वोल्ट को ही अपन बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। तो अब आप ये समझ गए। कुल मिला के यहाँ से देखिए ये क्या आया है कि W की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, जो W के बराबर है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कहानी कुछ समझ में आई? तो इस तरीके से ये समझना था। आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ज़रा यहाँ तक कॉपी करिए। इसके आगे की कहानी हम समझते हैं कि वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसके बाद की हेडिंग है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। लेकिन उसके पहले आप इसको समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी हमसे डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न में आता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। अगर आपको याद है तो कर ले जाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एक बात और आपको याद रखना है कि जो 1 कैलोरी होती है, 1 कैलोरी जो होती है ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है, वो 4.2 जूल के बराबर होती है। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? 4.2 जूल के बराबर होती है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे की कहानी हम समझते हैं। देखिए, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, या जितने भी फिजिक्स के आपको चैप्टर पढ़ाए गए हैं अगर उनको आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप ये समझिए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में या कोई भी आपसे पूछता है 100% उसका आंसर दे लेंगे। बस वो आपके लेवल तक होना चाहिए, ठीक है। आप अपने लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा भी जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए अब हमारी हेडिंग होगी वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसे ये बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो अभी इसको समझिए, इसके बाद हम समझा दे रहे हैं आपको। ठीक है, हम कहते हैं कि जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। तार गर्म हो जाता है। इसे ही वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसे ही वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसे ही वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। कहानी कुछ समझ में आ रही है? हमने क्या बोला कि जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, जिसे हम वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जरा अब ना आगे की कहानी हमारी समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, हम कहते हैं जैसे मान लीजिए कि ये तार है। इस तार में क्या होता है कि वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। वैद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो तार के जो परमाणु होते हैं उनसे टकराती है। जैसे आप इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये तार है। तार को थोड़ा मोटा हम कर दिए। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब होते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जब इसमें आप धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो जो इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये धारा जब प्रवाहित होती है तो जो इस तार के परमाणु हैं इनसे वो टकराती है। ठीक है, और टकराती है, इसके बाद क्या होता है कि जो धारा होती है, यानी कि हम कहते हैं इसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना, वो एक दूसरे मतलब इधर या इधर जाते हैं। आपको पता ही है कि धारा की दिशा में कौन जाता है? पॉजिटिव चार्ज, और धारा के विपरीत दिशा में कौन जाता है? निगेटिव चार्ज। ये आपको पता ही है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो जो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, निगेटिव चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, तो प्रॉपर वे में तो जाते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे 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 समय बढ़ता है ना, तो जैसे ये अपोजिट जा रहे हैं तो एक प्रॉपर डायरेक्शन से अब क्या होता है कि इनका मन हट गया है। आप ऐसे समझिए कि किसी काम को करते 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 जब ज़्यादा समय हो जाता है तो आप ही नहीं अजीबोगरीब तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्ज़ाम के टाइम में लिखना। एग्ज़ाम के टाइम में आप क्या करते हो कि शुरुआत में बड़े अच्छे तरीके से लिखते हो, लेकिन जैसे 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 समय बीतता जाता है आपका हाथ जो है फास्ट चलने लगता है। तो क जो आप बहुत अच्छा बना रहे थे, अब जो क होता है ना, क की टांग कहीं और जाने लगती है। ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है। जो बिहेवियर आपके अंदर, जो नेचर आपका है ना, वही इसका भी है। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना, वो मनमाने हो जाते हैं। क्या होता है उसके बाद कि ये लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ने भिड़ने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। लड़ने भिड़ने के कारण जब टकराते हैं तो इसके अंदर क्या होती है? ताप बढ़ने लगता है। ताप क्या होता है? बढ़ने लगता है। इसे ही हम बोलते हैं कि वैद्युत धारा। तो इसके बाद क्या बोलते हैं कि जो वैद्युत धारा है अब ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगी। यानी इसको बोल सकते हैं कि वैद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो अब बात तो समझ गया ना कि जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो नहीं, हम कहते हैं कि जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो समय बीतने के बाद जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो अब ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ऐसा, इसमें हम चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं
कि समय के साथ का मतलब समय के बढ़ने से, समय के साथ वैद्युत ऊर्जा, समय के साथ वैद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। ये कहानी समझ में आ गई ना? तो यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि अगर मैथमेटिकली इस चीज़ को समझना है तो फिर कैसे समझना होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझा जाए, हम इतना पोर्शन हटाते हैं और अब इसकी हम आपको मैथ बताते हैं, ठीक है। इसकी हम आपको मैथ समझा रहे हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पर बात कर लिए कि कोई एक तार है, ठीक है। अब उस तार में क्या हो रहा है कि एक हम वोल्टेज कोई लगा दे रहे हैं, कोई बैटरी से इस तार को जोड़ दे रहे हैं। बैटरी क्या है? V है। अगर इसमें धारा I प्रवाहित की जाए, मतलब यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है I प्रवाहित हो रही है, और जो प्रतिरोध है वो R है। हम कह रहे हैं इसमें कि इसमें ये जो है तार, इस तार में कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा या तार कितना गर्म होगा, वो हम बताना चाहते हैं T समय के बाद। हम ये बोल रहे हैं कि T समय के बाद ये तार कितना गर्म हो जाएगा। गर्म का मतलब हीट, कितना ये हीट प्रोड्यूस करेगा या कितना गर्मी देगा। आप समझ रहे हैं? अब इसी चीज़ को अपने को समझना है। अगेन समझिए, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो प्रतिरोध है, जो तार का प्रतिरोध है या चालक का प्रतिरोध, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि चालक का प्रतिरोध क्या है? चालक का प्रतिरोध, अच्छा, प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो तार है यानी कि चालक का प्रतिरोध R है, ठीक है। और हम बोल दे रहे हैं कि इसका विभवांतर क्या है? विभवांतर कितना है? V है। जो बैटरी लगाया है विभवांतर उसका कितना है? V है। हम कह रहे हैं कि जो चालक तार में, इस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा I प्रवाहित हो रही है। हम बताना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि T समय के बाद कितना ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर हम ऊष्मा को दिखा देते हैं, ऊष्मा का मतलब हीट को हम दिखा देते हैं H से, और यही हम जानना चाहते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं अतः चालक में उत्पन्न ऊष्मा। अब हम ये देखने जा रहे हैं अतः चालक में उत्पन्न ऊष्मा यानी हीट। अब यहाँ पर ना आप थोड़ी सी मैथ समझिएगा, ठीक है। इसमें ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया था कि अगर किसी तार में हम धारा I प्रवाहित करते हैं तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके तो हम यहाँ पर पहला पॉइंट बोल सकते हैं कि जो धारा होगी, ऊष्मा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पर समझिए हमने क्या बोला कि चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा है, चालक में उत्पन्न ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो H होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होगा। इसको पहला समीकरण मान लीजिए, इसका मतलब यही है, ठीक है। दूसरा हम ये बोलते हैं कि जो उत्पन्न ऊष्मा है वो चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है।
चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि जो H है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। देखिए बच्चा लोग, ये सब के सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, आपको जैसे बताया जा रहा है आपको वैसे याद करना है। आगे हम ये कहते हैं कि जो चालक में उत्पन्न ऊष्मा है वो समय के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसी चीज़ को हम आपको समझा दे रहे हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, अब समझिए कि अगर मान लीजिए कि ये दोनों हम कांस्टेंट यहाँ पे H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, ये सेकेंड और ये आपका थर्ड जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए इस चीज़ को, हम क्या बोल रहे हैं कि जो चालक में उत्पन्न ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। जो चालक में उत्पन्न ऊष्मा है वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जो उत्पन्न ऊष्मा है वो समय के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा हीट उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, जितनी देर तक वो उसमें धारा प्रवाहित करेंगे ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा उत्पन्न होगी। ठीक है, अब हम इसको ना हटाते हैं। अब सारी चीज़ तो समझ गए, इसके बाद हम ये कहते हैं कि बाई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मतलब हम तीनों समीकरण की हेल्प से, पहले दूसरे और तीसरे समीकरण की हेल्प से बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R इंटू टी, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R टी। अब जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो H बराबर लिखेंगे K I स्क्वायर R इंटू टी। यहाँ पर ना बात को समझिएगा, जब जब हम ये हटाएंगे तब तब ये कांस्टेंट आता है, चाहे कहीं से आप हटाइए एक कांस्टेंट ज़रूर आता है। इसको बोलते हैं अपन, K को क्या बोलते हैं, नियतांक। K को क्या बोलते हैं, नियतांक। और यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया तो K की वैल्यू 1 आ रही थी। K की वैल्यू क्या आ रही थी, 1। ये सब एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, प्रयोग के द्वारा देखा गया था कि K तो आता है लेकिन K की वैल्यू क्या होती है, 1। जब K की वैल्यू 1 आप पुट करेंगे तो H बराबर आ जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। तो यहाँ से हम ये बोलने वाले हैं, कि जो यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी वो I स्क्वायर R इंटू टी के बराबर ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, I स्क्वायर R टी के बराबर ऊष्मा उत्पन्न होगी। कहानी कुछ समझ में आई तो अरे ठीक है, इतना ये तोप नहीं है, आप आराम से चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, आप ज़रा कॉपी करिए। हाँ जी, चलिए अब ज़रा इसी को अपन, इस फॉर्मूले को अगेन मॉडिफाइड करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, अब आगे देखते हैं। देखिए हम यहाँ से ये बोलने वाले हैं कि I की वैल्यू आपको पता है कि I इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन R। अब इसको यहाँ पुट करिए, जब पुट करेंगे तो आएगा H बराबर, I की जगह हम रखेंगे V अपॉन R का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल, इंटू R इंटू टी, ये आपका आएगा। तो H बराबर लिखेंगे V स्क्वायर बाई R स्क्वायर, अरे इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा, इंटू R इंटू टी, ये आपका होगा। R से R कैंसल हो गया तो H बराबर आ जाएगा V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, जो हीट प्रोड्यूस होगा इस तार के अंदर, वो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर V दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करिए, अगर I दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करिए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या पता चला है कि जो उत्पन्न ऊष्मा है उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी,
या लिख सकते हैं v²/r/t। तो ये आ गई उत्पन्न ऊष्मा। क्या आ गई? उत्पन्न ऊष्मा, ये आ गई। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हम आपको बताएं। एक चीज़ और आपने देखा था कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लेंगे। चलिए, तो हाँ जी, हम क्या करते हैं, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे, इसके आगे का जो पोर्शन कवर करना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, अब आप लोग एक काम करिए कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आप दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, और अगर कोई बात आपको पूछनी है तो आप कमेंट भी करिए। ठीक है, चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।